नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट के लिए एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान को। आज का क्लास 3 है और हम लोग इसमें पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में पढ़ेंगे। 60 क्वेश्चन आपके लिए है। टारगेट है कि जब आप सीटेट एग्जाम देने जाएं तो 60 में 60 हो आए आपके साथ। 60 में 60 करके आप आए। महा मैराथन है, मेगा रिवीजन क्लास होगा ये आपके लिए। देखिए, 60 में 30 नंबर जो है ना, वो फैक्ट पूछता है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से 30 नंबर पेडागोजी पूछता है। तो हम इसके बाद आपके लिए पेडागोजी क्लास लाते रहेंगे। हमारा टारगेट है कि आपके लिए पीवाईक्यू पे जो उसके आसपास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए लाएं। अभी जो हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चन हैं। या तो ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए हैं, 1 में पूछे गए हैं, 3 में पूछे गए हैं, डीएसएसबी में पूछे गए हैं। मतलब ये पीवाईक्यू ही है आपका। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से जुड़े क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए है कि शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया है, वो आपको बताना है। ठीक है ना? क्वेश्चन समझिएगा। शिक्षा जो पहले राज्य का विषय था, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, कुछ राज्य के विषय होते हैं, कुछ केंद्र के होते हैं, कुछ समवर्ती सूची में। राज्य के जो विषय होते हैं उस पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ राज्य को होता है। जो केंद्र में होते हैं उनको उस पे जो है निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार को है। लेकिन जो समवर्ती सूची में होता है उस पे दोनों को निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है ना? तो देखिए, तो यहाँ सही जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। और उसके साथ और क्या क्या चीजें स्थानांतरित की गई समवर्ती सूची में? तो देखिए, वन है उसको भी समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। वन्य जीव और पक्षियों के संरक्षण का भी मुद्दा समवर्ती सूची में है। नाप तौल और न्याय प्रशासन, सभी न्यायालयों का गठन और संगठन का भी मुद्दा समवर्ती सूची में है। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? ठीक है ना? आपको बताना है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आप भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सही विकल्प जो है वो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो भाग 20, किसमें? भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? यह व्यवस्था यानी संविधान में संशोधन की जो व्यवस्था है वो अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। कहाँ के संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। तो ये बातें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं कहाँ से? वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प है ना, वो है ऑप्शन नंबर 4, सरकारी अनुदानों से। पंचायती राज में ग्राम या तालुका और जिले आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, किसमें? 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज संस्थान अपने जो जितने कोष हैं सरकारी अनुदानों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? पूछा जाए भारत में पंचायती राज, ठीक है ना, भारत में पंचायती राज, ग्राम या फिर तालुका या फिर जिले, ये जो जितने कुछ आते हैं वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 40वें अनुच्छेद में है। ठीक है ना भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी इसे लाइक शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए। कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका जो भी फीडबैक हो हमें ज़रूर बताइए, हम उस पर और अच्छे से काम करेंगे। एक प्रयास है छोटा आपके लिए। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा। और बात करें, बात समझ में आ रहा है? देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन की अगर हम बात करें तो ये भारत के प्रथम गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल हुए। 1947 को इनकी नियुक्ति की गई थी। कब भाई? 1947 में। बात समझ में आ रहा है ना? यह भारत आने वाले अंतिम ब्रिटिश वायसराय भी थे। इन्होंने भारत के विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना चलाई, जिसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना चलाई, ठीक है ना, माउंटबेटन योजना, जिसमें क्या था? भारत के विभाजन के लिए। और इसीलिए इस विभाजन को 3 जून की योजना भी कहा जाता है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय जनरल गवर्नर हुए आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बात समझ में आ रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। देखिए, अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तब कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब आप क्या कहेंगे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक ठीक है ना? राजगोपालाचारी। याद रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है और कह रहा है कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया कब? आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, नवंबर 26 नवंबर 1949। ठीक है ना? और जनवरी 26 जनवरी 1950। मतलब संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को, या अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। फिर से समझिए एक बार, कोई डाउट ना रह जाए। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, और अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना? आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा। प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित किया जाता है। पढ़े हैं ना? अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया जाता है। आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा आपने। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। तो राइट विकल्प क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 3 होगा, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने अंगीकृत किया। संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने अंगीकृत किया। बात समझ में आ रहा है आपको? देखिए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा में भारत की जनता, मतलब भारत की जनता ने जो अपना प्रतिनिधि चुना था। भारत की जनता, जैसे हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। सांसद कहाँ जाते हैं? संसद भवन में जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जनता ने जो अपना प्रमुख चुना, प्रतिनिधि चुना, उनके माध्यम से अंगीकृत किया गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो देखिए, इसका स्पष्ट उल्लेख आपको मिलेगा संविधान की उद्देशिका जो है ना, उसमें किया गया है। अर्थात भारत में शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक स्वयं भारत की जनता है। आपने पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग, आपने पढ़ा है ना, हम भारत के लोग। तो भारत क्या है? जो लोग हैं वही भारत है, भारत की जनता ही भारत है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया? तो क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 1, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है ना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में आया। कब आया?
34 में आता है संविधान सभा के गठन का विचार। ठीक है ना। अच्छा, ये विचार किसने किया? तो एम.एन. रॉय ने किया। एम.एन. रॉय ने ये विचार रखा कि हम संविधान सभा का गठन करें। ठीक है ना। हाँ, बात समझ में आ रहा है। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण हेतु कई समितियों का गठन किया। जैसे उदाहरण अगर हम आपको बताएं तो प्रारूप समिति, संघ समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संचालन समिति, ये सभी जो थे और भी कुछ, ये सभी जितने थे वो संविधान सभा के गठन के लिए समिति बनाए गए थे। 1934 में एम.एन. राय ने इसका विचार रखा संविधान सभा के गठन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? बताइएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब आपातकाल लग जाएगा तो ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो निलंबित नहीं किया जाएगा? आप सभी जानते हैं जब भी देश में आपातकाल लगता है तो आपके जितने मौलिक अधिकार हैं सभी निलंबित हो जाते हैं, मतलब आपके सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा है जो समाप्त नहीं होता है? तो देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो नहीं समाप्त किए जा सकते हैं वो है जीवन का अधिकार। ठीक है ना। देश में आपातकाल लगाया जाता है, उसको लगाने के बाद जीवन का जो अधिकार, वो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी अधिकार स्वतः निलंबित समझे जाते हैं लेकिन मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। जीवन का अधिकार निलंबित नहीं होता है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो देखिए, इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर 3। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जब जारी करते हैं तो मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, उस समय अस्थायी रूप के लिए समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो जीवन का अधिकार है वो मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है। मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, और राष्ट्रपति इसका आदेश जारी करते हैं किसके तहत? तो आर्टिकल 352 के तहत। आर्टिकल 352 में प्रावधान है कि देश में आपातकाल लग सकता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि भाई कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है? लोकसभा को, मतलब अभी समय है और समय से पूर्व कौन इसको भंग कर सकता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर 2। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे भंग कर सकते हैं। किसे? बात समझ में आ रहा है। तो देखिए, जो राइट विकल्प है वो आपके सामने है ऑप्शन नंबर 2। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, अगर बात करें राष्ट्रपति की तो आप ध्यान रखिएगा, भारत के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की बात कही गई है कि भारत में राष्ट्रपति का एक पद होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के शक्तियों का जिक्र किया गया है, उनके कार्य और शक्ति का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 54 में उनके निर्वाचन यानी उनकी नियुक्ति कैसे होगी वो है अनुच्छेद 54 में। बात क्लियर हो रहा है। इसी तरह से अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रणाली कैसे चलेगी ये है। अनुच्छेद 72 में क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति को कैसे मिलेगी, क्या मिली है वो है। और बात करें अनुच्छेद 85 यानी 85 में, तो लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री के सलाह पर यह शक्ति है। राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री के। अच्छा, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति है, और अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना, लेकिन सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है,
ये राष्ट्रपति, ये है अनुच्छेद 143 में। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पूछ रहा है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो वही राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक है ना? किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? अच्छा सॉरी, राज्यसभा, ठीक है ना? राज्यसभा की बात हो रही है, ध्यान रखिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मैं लोकसभा इसको समझ लिया, राज्यसभा। देखिए राज्यसभा जो है ना वो कभी नहीं भंग होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट है। इनमें से कोई विकल्प ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है, जिसे अस्थाई सदन भी कहते हैं, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 80 में दिया गया है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें 238, ये डेटा याद रखिएगा, 238 सदस्य राज्यों के विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, जिसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। तथा प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त होते हैं, जिसकी जगह फिर से 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। यह कभी न भंग होने वाला सदन है, इसलिए इसे अस्थाई सदन तथा ऊपरी सदन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही विकल्प है वह होगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति के प्रति। यानी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो जो राष्ट्रपति हैं उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य के राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। बात ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है राज्यपाल को कौन शपथ दिलवाता है? तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय, ठीक है ना? कौन से न्यायालय? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलवाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? न्यायपालिका का कार्य क्या नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना यह न्यायपालिका का कार्य नहीं है। ठीक है ना? राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा कराना ये राज्यपालिका का कार्य नहीं होता है। अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 263 के, ठीक है ना, संविधान के अनुच्छेद 263 में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि न्यायपालिका का कार्य क्या नहीं है। दो राज्यों के बीच, राज्य और केंद्र के मध्य विवाद हो तो उसका निपटारा कैसे करना है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? ये क्वेश्चन नंबर है आपका 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है और आपको बताना है। क्वेश्चन 14 कह रहा है भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4 उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है ना? न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय और अधीन होता है उच्च न्यायालय। ठीक है ना? ये बात आप सभी जानते होंगे। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 15 सही विकल्प जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान के प्रति श्रद्धा। यह मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में ये शामिल है। ठीक है ना? मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान रखिएगा, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा
अधिनियम 1976, कौन सा अधिनियम? 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। फिर से ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। वह संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। इन्हें पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है और इसकी कुल संख्या कितनी है मौलिक कर्तव्यों की? वो है 11। बात समझ में आ रहा है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 अधिनियम स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया संविधान के भाग 4 के क में, ठीक है ना, और अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। और इसे कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है, किसके द्वारा? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है ना। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामलों को संदर्भित करता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। अनुच्छेद 52 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिक शक्ति उसमें निहित होगी, और अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद की निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद कैसा है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर 1 होगा, उपराष्ट्रपति का पद संविधान के द्वारा सृजित किया गया है, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष के लिए होगा। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है ना। यह संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, कैसे? तो देखिए इसका सही विकल्प होगा, वो होगा प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, यानी स्तुति पर, प्रधानमंत्री के सलाह कहने पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए। कितना वर्ष आयु होना चाहिए? तो देखिए उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20, कह रहा है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो देखिए इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 3, सन 2000 में। कब हुआ? सन 2000 में। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो ध्यान रखिएगा भारत के 26वें राज्य के रूप में, कौन से राज्य के रूप में? भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर सन 2000 को, कब? 1 नवंबर सन 2000 को किया गया था। इससे पूर्व यह किसमें शामिल था? मध्य प्रदेश का भाग था, जिसकी राजधानी रायपुर है, और वर्तमान में भारत का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित राज्य है यह, ये भी जान लीजिए आप। इसके साथ ही सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर सन 2000 को। ये होता है आपकी 1 नवंबर को, और उत्तराखंड अलग होता है उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 को, और झारखंड अलग होता है बिहार से 15 नवंबर सन 2000 में। तो 2000 सन में 3 राज्य अलग होते हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है और रायपुर राजधानी बन जाती है। उसी तरह उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होता है, और बिहार से झारखंड अलग होता है, ठीक है ना। तीनों बात ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 21, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे?
देखिए और बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुए थे वो 1951 में हुए थे। ठीक है ना, कब हुए थे? 1951 में। आगे बढ़ते हैं, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो इसका जो सही विकल्प है वह है 1959 में हुआ। ठीक है ना। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बागदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की। देखिए, सरकार 3 तरह की है। पूछा गया एक क्वेश्चन है, एक है स्थानीय सरकार यानी पंचायती राज सरकार, ठीक है ना, एक है राज्य सरकार और एक है केंद्र सरकार। बात क्लियर हो रहा है? चलिए, तो ये पंचायती राज सरकार जो है वह उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ये होता है आपके 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार के लिए ही, साथ ही ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य और स्वच्छता और शिक्षा पर्याप्त मात्रा में मिले, इस मतलब इसे और बेहतर से बेहतर किया जा सके और अच्छा प्रदान किया जा सके, यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया। कब चालू हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। किस किस क्षेत्र में? कृषि, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? तो यह आपके इंदिरा गांधी ने दिया। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने 1971 में। कब दिया था? 1971 में इंदिरा गांधी ने यह नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, क्या इसमें से सही विकल्प आप पढ़ के बताइए। तो जिसका सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर 4, विधिक स्वीकृति। यानी मौलिक कर्तव्यों को कोई भी किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति प्रदान नहीं है। ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है ना। और ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में है। ठीक है ना। भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है और इन्हें रसिया यानी सोवियत संघ से लिया गया है तथा इन्हें जोड़ने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे की गई थी। ठीक है ना। इसलिए इसे कोई भी किसी भी तरह का विधिक सुरक्षा प्रदान नहीं है। जैसे आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके मौलिक कर्तव्यों का किसी भी तरह से हनन होता है तो इसके लिए कोई भी विधिक स्वीकृति प्रदान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात करें अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो कुछ क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित हैं किससे? तो देखिए, इसका जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर 4। यह है आपके, इसका संबंध है प्रस्तावना से। नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है प्रस्तावना से। ठीक है ना। देखिए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। किसने कहा है भाई? ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना, जो निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार हैं उनको संविधान की मूल आत्मा कहा है। इसका उल्लेख आपको मिलता है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में। कहाँ से कहाँ? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। ठीक है ना। और यह विचार कहाँ से लिया गया है, यानी मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यह आपके आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक, ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में इसका जिक्र है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले कितने होते थे, 7 होते थे, फिर 6 कैसे हो गए, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि संघ की के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, वो आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, ठीक है ना। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं, तो देखिए इसका जो सही विकल्प है वह होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसा सलाह देते हैं तभी। मतलब प्रधानमंत्री के अनुशंसा के बगैर राष्ट्रपति किसी भी मंत्रिमंडल से किसी भी सदस्य को हटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह से ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो इसमें से कौन से विकल्प ठीक हैं, तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर 2 सही विकल्प हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली करना आवश्यक रहना चाहिए, ठीक है ना। देखिए जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद मिलता है ना, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें राज्यसभा के अध्यक्ष के पद को खाली करना होता है। आप सभी जानते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है, तो 30 का जो सही विकल्प है वह होगा ऑप्शन नंबर 4 यह सर्वोच्च विधि नियंत्री संस्था है, ठीक है ना। क्या भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण इनमें से नहीं है कि यह विधि निर्मात्री संस्था है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त के संदर्भ में संविधान ने क्या प्रावधान किया है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिए हैं। यानी वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। संविधान के अनुच्छेद 280, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाता है। भारत के 14वें वित्त आयोग डॉक्टर वाई बी रेड्डी हैं, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को बनाया गया है, ठीक है ना, ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है, तो यह है ऑप्शन नंबर 2 संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता जो होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी होता है, तो यह होता है निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। 18 वर्ष के आप हो गए तो निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है कि आप मतदाता बने। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन अधिनियम में हुआ, तो देखिए क्वेश्चन 34 जो है 34 का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3 36वें संविधान संशोधन 1975, ठीक है ना। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। भारत का संघ देखिए कह रहा है कि भारत का संघ क्या, तो आपको इसका सही विकल्प पढ़ के बताना है। देखिए इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3 भारत का संघ भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36 शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है, तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो विवेक की स्वतंत्रता, ठीक है ना। स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत, ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, 19 से लेकर के 22 तक है, ठीक है ना। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक के बीच में दिया गया है। भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार हैं: वाक की स्वतंत्रता यानी बोलने की, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण, और विवेक की स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित नहीं है। स्वतंत्रता के अधिकार में विवेक की स्वतंत्रता वर्णित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये है कि हमें ये संवैधानिक अधिकार मिला है कि हम कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या रूल है, तो वह शांतिपूर्ण हो और शस्त्र विहीन हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, ठीक है ना, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए क्वेश्चन नंबर है 38 और इसका सही विकल्प होगा कि भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 21 के प्रावधान के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है, और इस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद में उल्लेखित प्राण का अर्थ मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार से है। मतलब आप गरिमा में जिंदगी जिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता कॉमन सिविल कोड लागू है? 39 क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही विकल्प है गोवा, ठीक है ना। गोवा, भारत के गोवा में समान आचार संहिता लागू है। भारत में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नागरिक कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों न हो, ठीक है ना। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? यह है आपके जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव किए रहते हैं तब तक वह पद पे बने रहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। वैसे इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर विश्वास मत नहीं है उनके पास तो कार्यकाल समाप्त भी हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबंधित करता है किसको देगा? मतलब वह किसे त्यागपत्र देगा? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में, ठीक है ना, 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, जो पहले पूरा हो जाए वही इनका कार्यकाल होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? तो यह कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है ना। कैबिनेट 15 या 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है? एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में यह अंतर है कि इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन नंबर 3। यह अंतर है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है,
जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में संदर्भित किया गया है। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही सर्वप्रथम पेश किए जा सकते हैं। ये दोनों विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जा सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी विधेयक तभी धन विधेयक समझा जाता है जब वह कर, उधार या संचित निधि, आकस्मिक निधि, व्यय आदि से संबंधित हो, जबकि वित्त विधेयक का संबंध अन्य विषयों से भी हो सकता है। लोकसभा से धन विधेयक पर 14 दिन का समय प्राप्त है, वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकती, जबकि वित्त विधेयक को अस्वीकृत किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए देखिए एक बार इसकी समरी समझिए। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है और वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 117 में है। ठीक है ना। वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होते हैं? तो यह होते हैं आपके लोक लेखा समिति से। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई थी। ठीक है ना। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकस्मिकता निधि, ठीक है ना। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकते हैं। ठीक है ना। अनुच्छेद 267 में बताया गया है कि संसद को निधि, अनुच्छेद 267 कहता है कि संसद को निधि जो कि आपातकाल में प्रयोग की जा सकती है स्थापित करने का अधिकार देता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधीन है। इससे धन का खर्च राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही होता है, परंतु संसद के समक्ष इसकी स्वीकृति ली जाती है। यदि संसद स्वीकृति दे देती है तो व्यय धन के बराबर धन भारत को संचित निधि से निकालकर इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है ना। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है कब? तो देखिए संसद के दोनों सदनों 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है भारत का राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष उम्र जो पहले पूरा हो जाता है तब समाप्त हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इस संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद को झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए यह होता है कानूनी सलाहकार। कौन होता है? कानूनी सलाहकार। भारत का महान न्यायवादी, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? देखिए संसद भारत का सर्वोच्च विधायिकी निकाय है। ठीक है ना। जो संसद है वो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दोनों सदन यानी लोकसभा, ठीक है ना, एवं राज्यसभा
होती है, भारत के संविधान की सारी शक्तियां संसद में निहित होती है। संसद दोनों सदन और राष्ट्रपति को मिला के बनती है। ठीक है, चलिए अगला। तो इसका जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 51। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। कब? तो वह कर सकती है, उपरोक्त सभी विकल्प इसके सही हैं, यानी संघ सूची के संदर्भ में भी, राज्य सूची के संदर्भ में भी और समवर्ती सूची के संदर्भ में भी। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो वह बुला सकते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, उड़ीसा की पूर्व राजधानी थी कटक। 1936 उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। 1 अप्रैल 1936 में। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है ना। राज्यसभा का पहला जो सत्र हुआ था वो 13 मई 1952 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। आपको बताना है भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है ना। कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान कहाँ से होता है, प्रदान करता है कौन? तो वह बिक्री कर सबसे ज़्यादा उन्हें राजस्व प्रदान करता है राज्य सरकारों को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 58, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो देखिए, ये सभी जो है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सभी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अगला है क्वेश्चन नंबर 59, वह है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देती है? तो यह अनुच्छेद 40 है। कौन सा है? अनुच्छेद 40। देखिए, राज्य सरकार को पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। कहाँ से किया गया है? आपके आयरलैंड से। ठीक है ना। यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। क्या चीज़? भारत के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यह 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है। ये रहे आपके, ठीक है, तो ये रहे आपके कुल 60 क्वेश्चन। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए। अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।